Good morning everyone. Today we will discuss our first chapter of science, chemical reaction, chemical equation. हमारा जो टॉपिक है आज का वो है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो मैंने ऑलरेडी जहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं, दोज रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब ये है बेटा कि जहाँ पे एक ना एक से ज़्यादा सब्सटेंस, मैटर्स, थिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, जब वो आपस में मिलेंगी, कंबाइन होंगी और उससे क्या बनेगा, एक न्यू सब्सटेंस, तो हम उसको क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन। अच्छा, तो मतलब ये समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में सपोज कर लो अपना कोई चीज़ हो रही है, कोई रिएक्शन हो रही है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये हम कहाँ से पहचानेंगे? इसके लिए बेटा अगर उस रिएक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस टेक्स प्लेस, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं? जैसे सपोज कर लो स्टेट का चेंज हो जाना, स्टेट चेंज हो जाना। स्टेट मीन्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल है, आप एक कागज़ ले रहे हो, कागज़, सिंपल कागज़, ठीक है, उसको आप माचिस लगाओ, जला दो। अब क्या हुआ? उसकी स्टेट क्या होगी? चेंज। अच्छा, तो क्या आप उस कागज़ जो जला हुआ है, ऐश बनी है, राख बन गई, उसको दोबारा से आप कागज़ बना सकते हो? नहीं ना। तो अगर आप कागज़ नहीं बना पा रहे हो, दोबारा से उस चीज़ को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हम क्या बोल रहे हैं? वहाँ पे केमिकल चेंज आ गया, स्टेट चेंज होगी। पहले वो एक कागज़ की फॉर्म में था, अब वो क्या बन गया? राख की फॉर्म में हो गया बेटा, आफ्टर बर्निंग। समझाया? अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो अच्छा समझ आएगा। थोड़ा बता देता हूँ, फिजिकल चेंज में क्या होता है, आपको पता ही है सभी को कि अगर स्टेट चेंज ना हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहें, जैसे सपोज कर लो वाटर है, उसका आइस बन गया, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी? उसका टेस्ट चेंज होगा? नहीं होगा। बट अगर इसकी बात करेंगे, कागज़ को जलाने के बाद हमारे पास राख बन गई है, ऐश बन गई है, उसका टेस्ट, जब कलर की बात करेंगे बेटा, वो चेंज हो जाएगा और उसमें टेस्ट भी चेंज हो जाएगा उसका। तो मैं जहाँ पे एक चीज़ नहीं लिखा, चेंज इन स्टेट, सॉरी टेस्ट मैंने गलत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ गया। और थर्ड वन, वहाँ से एक गैस निकलती है, जैसे हम आगे रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, उसका तापमान में बदलाव आ जाता है, तो हम क्या बोल देते हैं? वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट वन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसका पार्ट है, दैट वन इज केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन में क्या रहता है? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगी तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन कहने का मतलब क्या है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये एक तरीका है, वे है रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का, दिखाने का केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्टर फॉर्म में। अब शॉर्टर फॉर्म क्या है, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देख लेते हैं। देखो, तो जहाँ पे मैग्नीशियम लिखा मैंने, ऑक्सीजन लिखा, पूरी तरह से मैंने वर्ड की फॉर्म में, जो वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उसके बाद क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसी को हम, जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, इसको समझते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या बनी? मैग्नीशियम को मैं सिंबल की फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। वो कैसे करेंगे?
Mg लिखा मैंने, जहाँ पे सपोज कर लो मैंने Mg लिखा हुआ है, Mg प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को मैंने O2 लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ड की फॉर्म में कितना बड़ा लिखा हुआ है, अब शॉर्टर फॉर्म में मैंने क्या लिखा, सिंबल की फॉर्म में क्या लिख दिया, Mg होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट किया। तो जहाँ पे क्या है 2 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी रिएक्शन है तो वो क्यों ज़रूरी होता है ये भी हम एक नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे MgO, इधर ऑक्सीजन 2 थे तो इधर भी 2 हो जाएंगी, Mg2 तो इधर मैं 2 कर देता हूँ, तो जहाँ पे भी Mg2 बन गया बेटा। नेक्स्ट वन क्या है, आगे समझते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो अभी अभी मैंने क्या किया, बैलेंस किया केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। तो बेटा इसकी ज़रूरत क्यों है, क्या नीड है इसकी कि हम इसे बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे बेटा आपने पहले 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास का कंजर्व रहना। देखो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कभी बनती नहीं है ना ही कभी वो डिस्ट्रॉय होती है। इसी प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि जो मास है किसी भी सबस्टांस का वो कभी बनता नहीं है, क्रिएट नहीं होता, ना ही कभी वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कभी वो नष्ट होता है। चलो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसका मतलब यही है बेटा कि मास मतलब सपोज कर लो जहाँ हम इसको सेकंड लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, वो क्या है भी जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, चाहे उसकी स्टेट चेंज हो रही है चाहे नहीं हो रही है। सपोज जैसे हम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ आपको। बेटा ध्यान रखना, जो भी चीज़ें आपस में, दो सब्सटेंस, ठीक है, दो आइटम, दो मटेरियल आपस में मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो मिलने के बाद, रिएक्टेंट मिलने के बाद एक जो नई चीज़ बनती है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। अब जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये दोनों ही तो प्रोडक्ट हैं बेटा। डियर स्टूडेंट्स समझ आ रही है आपको ना। देखो मैंने क्या बोला, जहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट दोनों आपस में मिल रहे हैं और मिलने के बाद एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, बट जहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं, दो हैं, क्योंकि जहाँ पे एक हाइड्रोजन बन रहा है और जहाँ पे एक जिंक सल्फेट बन रहा है। क्लियर पॉइंट। अब जान लेते हैं जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा था, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या रहेगा कि जो इस साइड का मास है, नंबर ऑफ आइटम्स इन रेक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। ओके, प्रोडक्ट साइड में कितने आइटम्स हैं और रेक्टेंट साइड कितने आइटम्स हैं, दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहने चाहिए। ओके, तो इसको हम मतलब जो नंबर ऑफ आइटम दिस साइड will equal to number of atom this side। ओके, मीन्स जो नंबर ऑफ आइटम प्रोडक्ट साइड में इक्वल रहेंगे और इधर भी इक्वल रहेंगे। मीन्स जो मास है वो कभी चेंज नहीं होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो रिएक्शन है इनको बैलेंस किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। अब इसको बैलेंसिंग कैसे करनी है ये देख लेते हैं। जहाँ पे Fe3 है तो जहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो मैंने जहाँ पे 3 लिख दिया। उसके बाद देखो जहाँ पे 4 है तो इधर 4 होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 4 कर दिया। समझा रही है ना। तो जहाँ पे भी अपने पास क्या बन गए,
ऑक्सीजन के 4 एटम हो गए। इसके बाद जहाँ पे देखो हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं हमारे पास, 4 × 2 8, तो जहाँ पे भी 8 होना चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 4। तो अब इसको देखो, मैंने क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या रहेगा, जितने एलिमेंट इधर हैं उतने इधर होने चाहिए। तो काउंट करते हैं, देखो 3 Fe इधर हैं, तो जहाँ पे भी 3 आयरन इधर हैं, ओके। और जहाँ पे ऑक्सीजन के आइटम्स कितने हैं, 4, तो इधर चेक करो 4 इसके आगे आ गया ना, तो ये 4 हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन कितने इधर, 8, तो इधर भी 8 कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे जहाँ पे 8 हो गई, 4 × 2 8, तो जहाँ 4 × 2 8, और हमने साथ में इनके रिएक्शंस भी इनकी स्टेट भी मेंशन कर रखी है। तो जहाँ तक आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें डाउट लगता है, आपको पूछना चाहते हो कुछ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।